हे गाइस, वेलकम टू द स्टडीज कोड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे यूपीएससी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम 2011 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रखा है। पॉलिटी भी हमारा कवर हो गया, तो ये 4 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। ईवीएस हमारे चैनल पर चल रहा है और ये आर्ट एंड कल्चर की सीरीज है। ठीक, कोशिश रहेगी कि एक पार्ट में आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाए। अगर एक पार्ट लेंदी हो जाता है तो मैक्स टू मैक्स 2 पार्ट में हमारा आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा, 2011 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। 2011 में देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं आर्ट एंड कल्चर से। पहला क्वेश्चन क्या है? जैन फिलॉसफी होल्ड दैट वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। ये कह रहा है जैन फिलॉसफी का क्या मानना था कि ये जो दुनिया है वो किसके द्वारा क्रिएट और मेंटेन की जाती है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे जो सीरीज़ चल रही है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़, एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसमें हमने ये डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो जैन फिलॉसफी का ये मानना था कि यूनिवर्सल लॉ द्वारा ये दुनिया, ये विश्व, वर्ल्ड क्रिएट और मेंटेन होता है। ठीक, तो आंसर हमारा इसका यूनिवर्सल लॉ होगा। देखो, जैन फिलॉसफी का क्या मानना था कि वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, देखो जैन फिलॉसफी ये जो क्रिएटर वगैरह थे उन पे विश्वास नहीं करते थे। मतलब इनका ऐसा मानना नहीं था कि गॉड सबको बनाए हैं। इनका ये मानना था कि ये जो सोल होता है, मैटर होता है, स्पेस, टाइम, मोशन, ये सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जब ख़त्म ही नहीं होंगे तो इनको बनाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, जैन फिलॉसफी डज नॉट सपोर्ट बिलीफ इन क्रिएटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 2011 में एक ही क्वेश्चन पूछा था। अब हम 2012 के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? द नागरा, द्रविड़ा एंड विसारा आर द। जब स्टैटिक क्वेश्चन आप पढ़े होंगे तो ये ध्यान दिए होंगे, ये तीनों क्या है? टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल के फॉर्म है। ठीक है, ये जो नगारा स्टाइल है, नगारा स्टाइल एन से स्टार्ट है ना, नॉर्दर्न इंडिया में नगारा स्टाइल में टेम्पल बनते थे। ठीक है, द्रविड़ा साउदर्न इंडिया में। ठीक, विसारा दोनों का मिक्सचर, नागरा और द्रविड़ा का मिक्सचर क्या होता था? विसारा। तो स्टैटिक पोर्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा है, तो देखते हैं। 3 मेन रेशियल ग्रुप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नहीं, रेशियल ग्रुप नहीं था। मेन लिंग्विस्टिक डिवीजन इनटू विच द लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड, नहीं। 3 मेन स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, हाँ, आंसर हमारा सी होगा। देखो, 3 मेन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आर नगारा, द्रविड़ा एंड विसारा स्टाइल। ठीक है, नगारा नॉर्दर्न स्टाइल, द्रविड़ा साउदर्न स्टाइल, विसारा मिक्स्ड स्टाइल। ठीक, नगारा स्टाइल में क्या होता था? इंटायर टेम्पल बुल्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म विथ मल्टीपल स्टेप्स। नगारा स्टाइल में क्या होता था? जो पूरा टेम्पल था वो एक ही प्लेटफॉर्म पे बनता था, मल्टीपल स्टेप्स में। स्टेप्स का मतलब स्टोरीज। ठीक है, द्रविड़ा स्टाइल में टेम्पल इज इनक्लोज्ड विद इन अ कंपोज्ड वॉल विथ फीचर्स लाइक गोपुरम एंड विमाना। ठीक है, और विसारा स्टाइल नगारा और द्रविड़ा का मिक्सचर था। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कुचिपुड़ी एंड भारतनाट्यम डांसेस। कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम के बीच में डिफरेंस पूछ लिया। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। और भारतनाट्यम तमिलनाडु। देखो कुचिपुड़ी में क्या होता है, जब डांसर्स डांस करते हैं तो उसमें डायलॉग्स बोल करके डांस होता है। ठीक है, वहीं भारतनाट्यम में डायरेक्टली डांस होता है, डायलॉग्स नहीं होते हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। पहला क्या कह रहा है? डांसर्स ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग्स फाउंड इन कुचिपुड़ी। हाँ, ये तो सही है। कुचिपुड़ी में जब डांसर्स डांस करते हैं तो डायलॉग्स को बोल करके डांस होता है। वहीं पे भारतनाट्यम में ऐसा कुछ नहीं होता। ये स्टेटमेंट सही है। भारतनाट्यम में डायलॉग्स नहीं, डायरेक्टली डांस होता है। ठीक है, और कुचिपुड़ी में क्या होता है? डायलॉग्स को बोल करके डांस किया जाता है, डांसर्स डायलॉग बोल करके डांस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या कह रहा है? डांसिंग ऑन ब्रास प्लेट बाई कीपिंग द फीट ऑन इट्स एज इज अ फीचर ऑफ भारतनाट्यम। ये कह रहा है, ये देखो मान लो जैसे ब्रास का प्लेट हो गया। ठीक है, तो ब्रास के प्लेट के किनारों पर पैर रख करके डांस करना, ये भारतनाट्यम का एक फीचर है। भारतनाट्यम का क्या एक फीचर है कि ब्रास के प्लेट के किनारों पर पैर रख करके डांस करना? नहीं, ऐसा कुचिपुड़ी में होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, कुचिपुड़ी में होता है। कुचिपुड़ी में डांसर कैसे डांस करते हैं? जो ब्रास का प्लेट होता है उनके किनारों पे पैर रख करके वो डांस करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से क्या हो गया? गलत हो गया। फर्स्ट सही है, आंसर हमारा ए होगा। देखो,
कुचिपुड़ी क्लासिकल इंडियन डांस कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। वहीं भारतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से। ठीक, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। डांसर स्पीक डायलॉग इन बिटवीन कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में क्या होता है? डांसर डायलॉग को बोल करके डांस करते हैं। वहीं भारतनाट्यम में डायरेक्टली डांस होता है, ना कि डायलॉग्स बोले जाते हैं। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ब्रास के प्लेट का जो एज होता है, मतलब किनारा होता है, उस पर पैर रख करके, फीट रख करके डांस कुचिपुड़ी में होता है, ना कि भारतनाट्यम में। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। देखो, अगर आप लोग एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज हमारी देखे होंगे तो उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। बाय द वे, यहाँ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में कॉमन पूछ लिया है, मतलब दोनों के बीच में कौन कौन सी चीज़ें कॉमन हैं। तो अब एक एक करके मैं स्टेटमेंट देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पिनांस एंड इंजॉयमेंट। पिनांस और इंजॉयमेंट की जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है उनको अवॉइड करना। देखो, ये जैनिज्म का फीचर था। जैनिज्म में जो इंजॉयमेंट और पिनांस की एक्सट्रीमिटीज़ होती है उनको अवॉइड किया जाता था। बुद्धिज्म ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन नहीं है, ये सिर्फ जैनिज्म में होता था, बुद्धिज्म में नहीं। तो फर्स्ट यहाँ से नहीं होगा। फर्स्ट को एलिमिनेट अगर करते हैं तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया? बी, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड क्या है? इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, सही है, दोनों यही करते थे। डिनाइल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स, सही है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बुद्धिज्म प्रोफेस्ड अ मिडिल पाथ। बुद्धिज्म मिडिल पाथ करते थे। ठीक है, किसी भी चीज़ का एक्सट्रीमिटीज़ नहीं था। ऐसा नहीं था कि जो पिनांस और एंजॉयमेंट है उसके एक्सट्रीमिटीज़ को अवॉइड करना, वो एक्सट्रीम वाली चीज़ों को नहीं करते थे, मिडिल पाथ को लेकर के चलते थे। एक्सट्रीम वाली चीज़ें कौन लेकर के चलता था? जैनिज्म। ठीक, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, फिफ्थ क्या कह रहा है? लॉर्ड बुद्धास इमेज इज समटाइम शोन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा, इट सिंबलाइजेज। ये कह रहा है लॉर्ड बुद्धा की इमेज, जब स्टैटिक पोर्शन पढ़े होंगे तो हमने देखा है कि लॉर्ड बुद्धा का बहुत जगह इमेज भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाया गया, मतलब कि जहाँ पे वो ग्राउंड को टच कर रहे हैं। ठीक, एक हाथ से वो अपने ग्राउंड को टच कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो अर्थ को दिखा रहे हैं अपनी प्योरिटी, अर्थ को बुला रहे हैं, मतलब आप हमारी प्योरिटी को देखिए। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा का यही मतलब है। अब एक स्टेटमेंट देखते हैं। बुद्धास कॉलिंग ऑफ अर्थ, हाँ वो अर्थ को तो बुला रहे हैं। टू वॉच ओवर मरा एंड टू प्रिवेंट मरा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन, नहीं। देखो, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ को बुला रहे हैं कि अब जिससे वो अपनी प्योरिटी को दिखा सके। ठीक, बुद्धास कॉलिंग ऑफ अर्थ, हाँ, टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चास्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मरा। देखो, ये स्टेटमेंट सही होगा। बुद्धा अर्थ को बुला रहे हैं अपनी प्योरिटी को दिखाने के लिए। ठीक है, भले मरा उनको इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट फिर भी वो प्योर है, इस चीज़ का विटनेस वो अर्थ को बनाना चाह रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। देखो, बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मरा। भूमि स्पर्श मुद्रा, हैंड जेस्चर शोन इन लॉर्ड बुद्धा's image symbolizes his calling of earth to witness his purity and chastity despite the temptation of mara। ठीक है, चलिए, तो 2012 में भी पूछे हुए क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम 2013 के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रॉक कट आर्किटेक्चर पे कुछ स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। देखते हैं, एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है? केव एट बादामी आर ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। ये पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? भारत में ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव कौन सा है? केव एट बादामी है, गलत। ओल्डेस्ट रॉक कट केव भारत में कौन सा है? बाराबर केव है। ठीक है, केव एट बादामी नहीं, बाराबर केव ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव है। ठीक, तो पहला नहीं होगा, यहाँ से एलिमिनेट करिए, पहला नहीं होगा। एक चीज़ क्लियर हो गई इन दोनों में से कि थर्ड स्टेटमेंट सही है। क्या है? एट एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ, सही है। एलोरा में डिफरेंट फेथ्स के लिए, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म, सबके लिए केव्स बने हुए हैं। ठीक है, सबके लिए मतलब डिफरेंट फेथ्स पर केव्स हैं। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। बाराबर रॉक कट केव वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकाज, हाँ यहाँ तक तो सही है। बाराबर रॉक कट केव आजीविकाज के लिए बनवाया गया था बाई एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। देखो, ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नहीं बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? एम्परर अशोका के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। सेकेंड
आधा जो स्टेटमेंट है यहाँ तक कि हाँ बाराबर रॉकेट के वजी विकास के लिए बनवाया गया था, यहाँ तक तो सही है, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नहीं बनवाया गया था, वो अशोका द्वारा बनवाया गया था। तो सेकंड भी हमारा गलत हो गया, आंसर सी बस होगा, मतलब थर्ड बस सही है, आंसर सी। देखो, बादामी caves constructed in 6th century BC by Chalukyas dynasty in their capital Badami, which was earlier known as Vatapi Nagar. बाराबर caves are oldest surviving rock cut caves in India. भारत में oldest surviving rock cut cave कौन सा है? बाराबर caves है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। बाराबर caves were constructed by Emperor Ashoka. These are located in, देखो अशोका, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहाँ पे लोकेटेड है? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, बिहार। थर्ड स्टेटमेंट सही है। एलोरा केव्स डिफरेंट फेथ्स के लिए उसमें है, जैसे कि हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन। एलोरा केव्स में डिफरेंट फेथ्स के लिए केव्स हैं, अभी मैंने पीछे बताया ना, हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म सबके लिए है उसमें, ठीक। किसके द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी द्वारा, ठीक है। इट वॉज डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस दे दिया, पूछ रहा है कौन सा इनमें से मुराल पेंटिंग से रिलेटेड है। विच ऑफ द अबव प्लेसेस इज आर ऑल्सो नोन फॉर मुराल पेंटिंग्स, मतलब कि इनमें से मुराल पेंटिंग्स कहाँ कहाँ पर होती हैं। देखते हैं, अजंता केव्स, हाँ अजंता केव्स में मुराल पेंटिंग्स हैं, लिपाक्षी टेम्पल में भी मुराल पेंटिंग्स है, बट सांची स्तूपा इसमें मुराल पेंटिंग्स नहीं है, ठीक है। तो थर्ड नहीं होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, सांची स्तूपा में मुराल पेंटिंग्स नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड बस होगा, आंसर हमारा बी होगा। देखो, पेंटिंग्स ऑन द केव्स ऑफ अजंता, एलोरा एंड एलिफेंटा आर ट्रूली मैग्निफिसेंट। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। लिपाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, गुड रिपोजिटरी ऑफ मुराल पेंटिंग, ठीक। थर्ड इनकरेक्ट है। सांची इज नोन फॉर स्कल्पचर हुज डिजाइंस आर सिमिलर पेंटेड इन अजंता। सांची स्तूपा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट अगर डायरेक्टली पूछ लिया तो कौन है? सांची है, ठीक है। तो सांची स्तूपा जो है मुराल पेंटिंग से रिलेटेड नहीं है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, pose in dance and dramatics called Tribhanga has been a favorite of Indian artists from ancient time till today. Which of the following statement best describe this pose? डायरेक्टली पूछ रहा है, जो त्रिभंगा पोज है, त्रिभंगा पोज में एक वो मिला था ना, किसका मिला था? लॉर्ड शिवा का स्कल्पचर मिला था। तो कह रहा है कि त्रिभंगा पोज कैसा है, डायरेक्ट इसमें दे दिया है। त्रिभंगा पोज जो था वो कैसा था, उसमें बॉडी कैसी होती थी। तो हमें एक चीज़ पता है कि उसमें लेग बेंट होता था, बॉडी से थोड़ी सी तिरछी होती थी ऑपोजिट साइड में, ठीक है। देखते हैं, वन लेग इज बेंट, हाँ, बॉडी स्लाइटली बट ऑपोजिटली कर्व्ड एट द वेस्ट एंड नेक, हाँ, आंसर डायरेक्टली ए हो जाएगा। देखिए, ये देखो क्या है, बॉडी ऐसे कर्व्ड है और एक पैर बेंट है, यही दो मेन फीचर हैं त्रिभंगा पोज के, ठीक। क्या लिखा हुआ है? ट्राई बेंट पोज, जिसको त्रिभंगा भी कहते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन वेयर बॉडी इज बेंट इन 3 पार्ट्स क्रिएटिंग 3 कर्व्स एट द नेक, वेस्ट एंड नी। ये एक नेक पे हो गया, ये एक वेस्ट पे हो गया और ये एक नी पे हो गया, ठीक। दिस रिजल्ट इन अ जेंटल एस शेप, हुआ ना, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे है ना, ऐसे, with the body oppositely curved at the waist and neck. Tribhanga literally means 3 parts of break where the body bend in one direction at knee, other direction at hips, and then the other again at the shoulder and neck. This pose goes back at least 2000 years in Indian art and sculptures. ठीक है, तो समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स। कुछ भक्ति सेंट्स के नाम दे दिया। क्वेश्चन क्या पूछा है? हु अमंग द वॉज वर preaching when लोधी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टुक ओवर। ये भी हमने जो एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज है उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। ये कह रहा है जब लोधी डायनेस्टी फेल हुई तब बाबर डायनेस्टी क्या हुई?
तब बाबर ने मतलब मुगल राज्य भारत में बनाना शुरू किया। लोधी डायनेस्टी फॉल कर रही थी और बाबर मुगल राज्य बनाना शुरू किए थे। उस टाइम इनमें से कौन से भक्ति सेंट प्रेजेंट थे? देखो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ गुरु नानक जी थे, दादू दयाल और त्यागराज जी नहीं। ठीक है, आंसर बी होगा। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, गुरु नानक प्रीचिंग ड्यूरिंग द टाइम व्हेन लोधी डायनेस्टी फेल। लोधी डायनेस्टी जब गिर रही थी, बाबर मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर रहा था भारत में, तो उस टाइम पे कौन था? गुरु नानक जी थे। त्यागराज on the other hand lived in 18th-19th century much later than the fall of Lodi dynasty. लोधी डायनेस्टी अप्रॉक्स 14 सेंचुरी एंडिंग में फॉल हो रही थी, जहाँ पे त्यागराज जी कब थे? 18-19 शताब्दी में। तो सोचिए बहुत लेट से। ठीक है, Guru Nanak was born in 1469. Babur defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. So when Babur was strengthening Mughal dynasty in India, Guru Nanak was preaching Sikhism in India. ठीक है, त्यागराज कार्नेटिक म्यूजिक कंपोजर, ये 1767 में पैदा ही हुए थे और 1526 में ही बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया था। तो जब बाबर टुक ओवर कर रहा था तो उसके काफ़ी टाइम बाद तो त्यागराज जी की जन्म ही हुई थी। ठीक, तीसरा ऑप्शन दादू दयाल का था। दादू दयाल पोएट सेंट ऑफ गुजरात, जिनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? With reference to history of philosophical thought in India, consider the following statement regarding सांख्य स्कूल। सांख्य स्कूल के बारे में स्टेटमेंट दिया है, 2 स्टेटमेंट दिया है और पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सांख्य स्कूल क्या है? फिलोसफिकल थॉट, भारत की हिस्टोरिकल फिलोसफिकल थॉट है। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। स्टैटिक पोर्शन में इन सब के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट थियरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। डज नॉट, यही गलत कर दिया। कह रहा है कि सांख्य जो रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, मतलब कि सोल, जैसे जब किसी की डेथ होती है तो जो आत्मा होती है, एक आत्मा दूसरे आत्मा में जाती रहती है। आत्मा जिसको कहते हैं ना कि अजन्मा होती है, अजन्मा आत्मा नहीं मरती है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती रहती है, ट्रांसमाइग्रेट होती रहती है। तो ये कह रहा है कि सांख्य स्कूल का ये मानना, सांख्य स्कूल रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन में बिलीव नहीं करता था। गलत। सांख्य स्कूल रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन में बिलीव करता था। सांख्य स्कूल का ये मानना था कि रीबर्थ होता है, मतलब पुनर्जन्म होता है, और आत्मा का ऐसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमाइग्रेशन भी होता है। सांख्य स्कूल ये मानता था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? सांख्य होल्ड दैट इट इज सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन, नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। ये कह रहा है सांख्य स्कूल जो था, फिलोसफिकल थॉट इन इंडिया में सांख्य स्कूल जो था, उसका ये मानना था कि अगर हमें लिबरेशन चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी इन द सेंस कि मतलब लिबरेशन चाहिए। ठीक है, लिबरेशन चाहिए, भगवान के प्रति वो चाहिए, तो हमें कैसे मिलेगा? अपने नॉलेज, खुद के नॉलेज, सेल्फ नॉलेज से मिलेगा, किसी भी बाहरी इन्फ्लुएंस से नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। सांख्य स्कूल का ऐसा मानना था कि अगर हमें लिबरेशन चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? सेल्फ नॉलेज से मिलेगा, कोई भी बाहरी इन्फ्लुएंस या एजेंट से नहीं मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। देखो फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि सांख्य स्कूल बिलीव्स इन थियरी ऑफ रीबर्थ। सांख्य स्कूल थियरी ऑफ रीबर्थ पर बिलीव करते थे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सांख्य स्कूल डुअलिस्टिक, सांख्य स्कूल इज डुअलिस्टिक नॉट मोनोइस्टिक बिकॉज इट हैज़ 2 एंटिटीज, पुरुष स्पिरिटी, प्राकृत नेचर। सांख्य emphasizes the attainment of knowledge of the self by means of concentration and meditation. सांख्य स्कूल का ये माना था कंसंट्रेशन से, मेडिटेशन से खुद से हम लिबरेशन पा सकते हैं, किसी भी बाहरी इन्फ्लुएंस वगैरह से या बाहरी एजेंट से लिबरेशन नहीं पाया जा सकता। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव आर कॉल्ड चैत्याज while other are called viharas. What is the difference between the two? ये कह रहा है, देखो बुद्धिस्ट रॉक कट केव 2 तरह के होते थे, चैत्याज और विहारास। चैत्यास और विहारास दोनों में डिफरेंस पूछा है। देखो विहारास का मतलब क्या होता था? जहाँ पर मॉन्क्स रेस्ट करते थे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। विहारा विश्राम, व से विहारा है ना,
विहारा, व से है ना विहारा, विश्राम, विश्राम का मतलब रेस्ट करना, तो जहाँ पे मॉन्क्स रेस्ट करते थे वो विहारा हो गया। और चैत्य जहाँ पे मॉन्क्स वर्शिप करते थे। ठीक, मॉन्क्स क्या करते थे? वर्शिप। ठीक है, देखते हैं। विहारा इज प्लेस ऑफ वर्शिप, नहीं, विहारा मतलब विश्राम, तो ये गलत हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है? चैत्य प्लेस ऑफ वर्शिप, हाँ, वाइल विहारा इज ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क्स, ये स्टेटमेंट सही है, आंसर बी होगा। देखो, चैत्य मतलब जहाँ पे मॉन्क्स वर्शिप करते थे, वहीं विहारास का मतलब जहाँ पे मॉन्क्स रेस्ट करते थे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही समझना है, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। ये कह रहा है बुद्धिज्म में निर्वाणा, जो निर्वाणा का कॉन्सेप्ट है वो कैसे, मतलब बुद्धिज्म का ये मानना था कि जो निर्वाणा का कॉन्सेप्ट है वो कैसे मिल सकता है हमें, किसी भी पर्सन को अगर निर्वाणा चाहिए तो वो कैसे गेन कर सकता है। तो बुद्धिज्म का ये मानना था कि अगर किसी पर्सन को निर्वाणा चाहिए तो उसकी जो इच्छा है, डिज़ायर है, उसको ख़त्म कर देना होगा। अगर किसी की कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी तो वो क्या होगा, उस पर्सन को निर्वाणा मिल जाएगा। ठीक है, बुद्धिज्म में यही माना गया था, अगर किसी पर्सन की डिज़ायर ही नहीं रहेगी तो उस पर्सन को निर्वाणा मिल जाएगा। तो देखते हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिज़ायर, हाँ, जो डिज़ायर है, इच्छा है, उसको ख़त्म कर देना। अगर कोई पर्सन ख़त्म कर देता है तो क्या होगा, निर्वाणा मिल जाएगा। ऐसा किसका मानना था? बुद्धिज्म का। देखो, बुद्धिज्म डिफाइन निर्वाणा एज बीइंग फ्री फ्रॉम डिज़ायर, पेन, प्लेजर, etc. It is like the extinction of flame of desire. Flame of desire. ठीक, बुद्धिज्म डिफाइन निर्वाणा एज बीइंग फ्री फ्रॉम डिजायर, पेन, प्लेजर, एक्सेट्रा. It is like extinction of flame. Buddhist tradition, nirvana is often described as extinction of three fires: greed, aversion, and ignorance. When these flames are extinguished, the cycle of rebirth is skipped. मतलब कि अगर कोई लालच नहीं करेगा, ग्रीड का मतलब लालच नहीं करेगा, अवर्जन द्वेष मतलब एक दूसरे से जलन की भावना, इग्नोरेंस, ठीक है, अगर ये तीनों मतलब अगर किसी पर्सन को क्या चाहिए, रीबर्थ के साइकिल से निकलना है तो उसको क्या करना होगा, किसी से ग्रीड नहीं करना होगा, किसी से अवर्जन नहीं करना होगा और हर चीज़ों को इग्नोर करके आगे चलना होगा। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ होता है तो वो पर्सन रीबर्थ की साइकिल जो होती है, मतलब कि जन्म मृत्यु की जो साइकिल होती है उससे निकल सकता है, निर्वाणा पा सकता है। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन। कह रहा है इनमें से कौन सा जैन डॉक्ट्रिन में एप्लीकेबल है। स्टैटिक क्वेश्चन में आप देखे होंगे। ठीक है, जैन डॉक्ट्रिन में इनमें से क्या कहा गया था, देखते हैं। श्योरेस्ट वे ऑफ एनहिलिएटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पिनांस, हाँ, ऐसा जैनिज्म में माना गया था। एवरी ऑब्जेक्ट इवन स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सोल, ये भी माना गया था। देखो, इसीलिए तो कहा गया जैन डॉक्ट्रिन एक्सट्रीम जो चीज़ें थी उनको फॉलो करते थे, कोई मिडिल पाथ फॉलो नहीं करते थे। इनका मानना था कि मतलब हर एक सोल में, वो सॉयल हो, वाटर हो, सब में, सॉयल हो, वाटर हो, बायोटिक, एबायोटिक, हर चीज़ में सोल होता है। ठीक है, थर्ड क्या है, कर्मा इज बीन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड, ये भी सही है। तो ये तीनों जैन डॉक्ट्रिन में प्रेजेंट थे, ये तीनों जैन डॉक्ट्रिन में एप्लीकेबल थे। ठीक है, देखो, Jainism advocate practice of penance as the surest way of annihilating karma. According to Jainism, every object, including the smallest particle, has a soul. Karma is considered as bane of soul and must be ended to achieve liberation. As per Jain doctrine, surest way of annihilating karma is to practice penance. Everything has soul, even the smallest particles. ठीक है, थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के तीन ज्वेल्स थे, क्या क्या, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। तो ये तीनों ध्यान दीजिएगा, फेथ, नॉलेज और एक्शन। और 5 डॉक्ट्रिन्स भी थी, क्या क्या, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपारगृह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये पांचों जो डॉक्ट्रिन है और ये तीनों ज्वेल्स, ये जरूर याद रखिएगा जैनिज्म से रिलेटेड। ठीक है, इस पे कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है यूपीएससी। चलिए, तो 2013 में भी पूछे हुए क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया, अब हम 2014 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वॉज
फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना था वो किस चीज़ से रिलेटेड था? देखो, इबादत खाना कौन बनवाया था? अकबर। यहाँ पे अकबर क्या करते थे? वेरियस रिलीजन, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स या सिर्फ हिंदूज से, हर रिलीजन के पर्सन्स को इकट्ठा करते थे और उनसे बातचीत किया करते थे, ठीक है। हर रिलीजन के स्कॉलर्स को, लोगों को नहीं, स्कॉलर्स को, स्कॉलर्स का मतलब जो उस रिलीजन में मास्टर्स हो, समझो ऐसा कह सकते हैं, उनको बुलाते थे एक हॉल में और वहाँ पे डिस्कशन किया करते थे, ठीक है। वो हिंदूज़ को भी, मुस्लिम्स को भी, क्रिश्चियंस को भी, ठीक है, सबको बुलाया करते थे। तो ये ध्यान दीजिएगा। आप देखते हैं, मॉस्क्यू फॉर द यूज़ ऑफ रॉयल फैमिली, नहीं। अकबर्स प्राइवेट प्रेयर चैम्बर, नहीं। हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन, ये होगा आंसर हमारा, क्या होगा? सी होगा, ठीक है। इबादत खाना एक हॉल था जो कि अकबर द्वारा बनवाया गया था। अकबर उसमें क्या करते थे? हर रिलीजन के, वेरियस रिलीजन, अलग अलग रिलीजन के स्कॉलर्स को बुला करके उनके साथ क्या करते थे? वहाँ पर डिस्कशन किया करते थे। देखो, इबादत खाना was used for the discussion with various spiritual leaders of different religious ground and to conduct a discussion on teachings of various religious leader, also known as hall of prayer, ठीक है। इबादत खाना को और क्या कहा जाता था? हॉल ऑफ हॉल ऑफ प्रेयर कहा जाता था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचयत्न रिफर्स टू, पंचयत्न क्या है? एक टेम्पल कॉन्स्ट्रक्शन या टेम्पल आर्किटेक्चर का फॉर्म। देखो, इसमें क्या होता था? नाम से ही क्लियर है, पंचयत्न। यहाँ पे एक टेम्पल, मतलब ये टेम्पल के अंदर क्या था? 2 3 4 5, ऐसे पांचों साइड से हुआ करता था, ठीक। पंचयत्न क्या था? टेम्पल का एक, टेम्पल कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट था, एक फॉर्म था। देखते हैं, असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स, नहीं। रिलीजियस सेक्ट, नहीं। स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, हाँ, टेम्पल कंस्ट्रक्शन का एक स्टाइल हुआ करता था। देखो, पंचयत्न स्टाइल, पंचयत्न इज अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, मेन श्रीन सराउंडेड बाय 4 सब्सिडरी श्रीन। अभी पीछे मैंने बताया ना, मेन श्रीन हुआ करता था और 4 सब्सिडरी श्रीन्स हुआ करते थे। ओरिजिन ऑफ द नेम इज द संस्कृत वर्ड पंच, पंच का मतलब क्या होता है? 5। अयत्न मीन्स कंटेनिंग, ठीक है। दशावतारा विष्णु टेम्पल, देवगढ़ इन ललितपुर उत्तर प्रदेश, वॉज बिल्ट इन अर्ली 6th सेंचुरी CE। ये सब क्या है? पंचयत्न स्टाइल, पंचयत्न स्टाइल के ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। दिस इज अबाउट 100 years और सो आफ्टर स्मॉल टेम्पल्स वी जस्ट लर्न अबाउट इन सांची एंड उदयगिरी। तो ओवरऑल आपको समझ में आया पंचयत्न क्या है? एक स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन है जिसमें एक मेन श्रीन है और 4 सब्सिडरी श्रीन्स हुआ करते थे। एग्जाम्पल्स भी दे रखा है, दशावतारा विष्णु टेम्पल, देवगढ़ टेम्पल, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है? विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ पेयर दे दिया, ठीक है। पूछ रहा है कौन सा इनमें से करेक्टली मैच्ड है। देखते हैं कि करके क्या कह रहा है। अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धाज महापरिनिर्वाणा विथ न्यूमरस celestial musician above and sorrowful figure of his followers below। अजंता में है, ये कह रहा है अजंता में ये चीज़ दिया गया है, क्या? बुद्धा की महापरिनिर्वाणा इमेज, जहाँ पे नंबर ऑफ सेलेस्टियल म्यूजिशियंस ऊपर हैं और वहीं पे नीचे कौन है? उनके फॉलोअर्स हैं। हाँ, अजंता में ऐसी इमेज प्रेजेंट है, ठीक। तो पहला होगा हमारा, पहला होगा मतलब ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ह्यूज इमेज ऑफ वाराह अवतारा बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु एज ही रेस्क्यू गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड केओटिक वाटर स्कल्प्टेड ऑन द रॉक माउंट आबू। ये कह रहा है माउंट आबू में वाराह अवतारा का इमेज है जिसमें वो क्या किए थे? गॉडेस अर्थ को रेस्क्यू किए थे, ठीक है। गॉडेस अर्थ मतलब अर्थ को रेस्क्यू जो करवाए थे, वो जो इमेज है वाराह अवतारा की, वो माउंट आबू में प्रेजेंट है, तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि ये इमेज कहाँ पे प्रेजेंट है? उदयगिरी केव्स में प्रेजेंट है। उदयगिरी केव्स के जो वॉल हैं वहाँ पर प्रेजेंट है। कौन सी इमेज? बारह अवतारा विष्णु की इमेज, जहाँ पे वो गॉडेस अर्थ को डीप और केओटिक वाटर से रेस्क्यू करवाए थे, मतलब निकाले थे, ठीक। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, आंसर डायरेक्टली सी आ गया। मतलब कि थर्ड स्टेटमेंट जो है ये सही है।
है क्या? अर्जुनास पिनेंस डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्प्टेड ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूज बोल्डर्स। ये कह रहा है जो अर्जुनास पिनेंस या डिसेंट ऑफ गंगा जो इमेज है वो ममल्लपुरम में है। हाँ, ममल्लपुरम के वॉल्स में हमें ये चीज़ देखने को मिलता है क्या? अर्जुनास पिनेंस या डिसेंट्स ऑफ गंगा जिसको कहते हैं। देखो आंसर फर्स्ट एंड थर्ड है। फर्स्ट सही है। इमेज ऑफ महापरिनिर्वाणा बुद्धा कहाँ पे मिला है? अजंता केव इन सह्याद्री रेंज ऑफ वगोहा रिवर इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि जो वारावतारा की जो ह्यूज इमेज है मतलब लॉर्ड विष्णु की जिसमें वो गॉडेस अर्थ को डीप और क्योटिक वाटर से रेस्क्यू करवाते हैं, निकालते हैं, वो कहाँ पर है? विदिशा मध्य प्रदेश। उदयगिरी केव्स नियर विदिशा मध्य प्रदेश में है। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। अर्जुनास पिनेंस एंड डिसेंट ऑफ गंगा ममल्लपुरम जिसको महाबलीपुरम भी कहते हैं वहाँ पर देखा जाता है। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू फेमस सात्रिया डांस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सात्रिया एक टाइप का डांस होता है, अभी आगे आप इमेज देख करके समझ जाएंगे। तो कह रहा है सात्रिया डांस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। देखते हैं। सात्रिया कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा, ये सही है। सात्रिया डांस क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन है जिसमें म्यूजिक भी है, डांस भी है और ड्रामा भी है। ठीक है। इट इज़ अ सेंचुरी ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट्स ऑफ असम। हाँ, ये भी सही है। ये एक ट्रेडिशन है किसके द्वारा? असम के वैष्णवाइट्स के द्वारा किया जाता है। थर्ड क्या कह रहा है? इट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल रागा एंड तालास ऑफ डिवोशनल सॉन्ग कंपोज बाय तुलसीदास कबीर एंड मीराबाई। ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो थर्ड गलत है, फर्स्ट सेकंड सही है, आंसर बी हो जाएगा। देखो ये है सात्रिया डांस का फॉर्म। ठीक, जिसमें क्या होता है? ये डांस भी है, ड्रामा भी है। ठीक, दिस डांस इज फॉर्म ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। Satriya dance tradition governed by strictly laid down principle in respect of hasta mudra, footwork, aharyas, music. Second statement correct है। Satriya dance form was introduced in the 15th century AD by great Vaishnavite saint and reformers of Assam, महापुरुष शंकर देव। ठीक, तो जो पीछे था कि कालिदास, सॉरी पीछे ये जो था ये तुलसीदास कबीर और मीराबाई, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ये किसके द्वारा किया गया था? महापुरुष शंकर देव द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ पावरफुल मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ वैष्णव फेथ। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या करें? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कौन सा पेयर इनमें से करेक्टली मैच्ड है? देखो गरबा गुजरात से एसोसिएटेड है, सही है, फर्स्ट सही है, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक, मोहिनी अट्टम उड़ीसा, ये गलत है। मोहिनी अट्टम केरला से रिलेटेड है। सेकंड हमारा गलत है, सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। थर्ड देखते हैं। यक्षगना कर्नाटका, ये भी सही है। यक्षगना कर्नाटका से एसोसिएटेड है, आंसर हमारा सी हो गया। देखो मोहिनी अट्टम ये क्लासिकल डांस है, कहाँ से एसोसिएटेड है? केरला से एसोसिएटेड है। ठीक है, समझ में आया? चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। ये भी क्वेश्चन हमने एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, ये कह रहा है कि बुद्धा के लाइफ से इनमें से कौन सी जगह एसोसिएटेड हैं? अवंती नहीं, गांधारा नहीं, कुसाला है, मगध है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ आंसर हमारा डी हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। देखो कुसाला एंड मगध टू किंगडम्स हैं, ये दोनों किंगडम्स हैं जो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड हैं। बुद्धा इन जगहों पर ट्रैवल किए थे। बाकी ये जो है अवंती और गंधारा, इन दोनों जगह पर बुद्धा अपनी लाइफ में ट्रैवल नहीं किए थे। ठीक है, देखो इनका अगर आप लोकेशन देखेंगे तो लोकेशन से ही समझ जाएंगे आप अवंती और गांधारा का, इधर है लोकेशन इनका। ठीक है, और बुद्धा इस जगह पर ट्रैवल किए थे। ठीक, Buddha traveled through his kingdom to Kosala, Magad, Vaishali, Vajji in order to preach his philosophy. Avanti has no direct connection to Buddha's life. Gandhara received Buddhist influence during, देखो अवंती का तो बुद्धा की लाइफ से कोई कनेक्शन ही नहीं है। गांधारा बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस इनको मिला था बट अशोका के टाइम पे। ठीक है, तो अशोका के टाइम पे गांधारा तक बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस गया था। तो समझ में आया?
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, इन मेडुअल इंडिया द डेजिग्नेशन महातरा एंड पत्ता किला, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं हम लोग। महातरा और पत्ता किला किससे एसोसिएटेड है, तो महातरा और पत्ता किला का क्या है, विलेज हेडमैन। ये कौन हुआ करते थे, मेडुअल इंडिया में विलेज हेडमैन को महातरा और पत्ता किला कहा जाता था। देखो महातरा और पत्ता किला यूज फॉर विलेज ऑफिसर्स इन मेडुअल इंडिया। महातरा एंड पत्ता किला विलेज हेडमैन। पत्ता किला इज जनरली आइडेंटिफाइड विथ मॉडर्न पटेल बिलीव टू बी किंग्स रिप्रेजेंटेटिव इन विलेज। देखो विलेज में जो किंग के, ये मान लो विलेज हो गया, इसमें जो किंग के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे उनको क्या कहते थे, पत्ता किला। और जो लोगों के, पीपुल्स के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, महातरा। ठीक है, दोनों विलेज के हेडमैन ही हुआ करते थे, किंग के रिप्रेजेंटेटिव पत्ता किला, पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव महातरा। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, every year month long ecological important campaign festival is held during which certain communities tribes plant sapling of fruit bearing trees, which of the following are such communities tribe। ये कह रहा है देखो साल भर में एक महीना, मतलब मंथ, साल भर में एक महीना कुछ ट्राइब्स के द्वारा एक फेस्टिवल होता है। कौन सा फेस्टिवल, जिसमें ट्राइब्स क्या करते हैं, फ्रूट बियरिंग ट्रीज के प्लांट्स को सेपल करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है साल भर में एक बार एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कुछ ट्राइब्स के द्वारा। उसमें क्या होता है, वो ट्राइब्स फ्रूट बियरिंग ट्रीज के प्लांट्स को सेपल करते हैं। तो किस ट्राइब के द्वारा ये कैंपेन या ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, बताइए। गोंड और कोरकू ये मध्य प्रदेश के ट्राइब हैं जिनके द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें साल भर में एक बार ये क्या करते हैं, फ्रूट बियरिंग ट्रीज की सैपलिंग करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, गोंड एंड कोरकू। गोंड कोरकू ट्राइब प्लांट सैपलिंग ऑफ फ्रूट बियरिंग ट्रीज ड्यूरिंग अ मंथ लॉन्ग फेस्टिवल कॉल्ड, इस फेस्टिवल को क्या कहते हैं, भूमा और भूमि इन इंडिया। Festival is part of their traditional ecological practice aimed at promoting the conservation of natural resources। ये ट्राइब्स कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के। ठीक, बाकी भूतिया और लेप्चा ये तो सिक्किम के ट्राइब हैं। इरुला टोडा ये सब ऑप्शंस में दिया था। नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु के ट्राइब हैं। वहीं पे सहारिया और अगारिया ये भी मध्य प्रदेश के ही ट्राइब है, लेकिन इनके द्वारा ये चीज़, ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, गोंड और कोरकू के द्वारा ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, चैत्र वन ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन साकायरा करस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर इन नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज। देखो ये ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको बस एक बार, हाँ PYQs कर रहे हैं तो एक बार ध्यान दे दिए बस। ये कह रहा है साकायरा में जो चैत्र महीना है वो जॉर्जियन कैलेंडर में कौन से महीने में आएगा, तो वो मार्च महीने में आएगा। 22 मार्च या 21 मार्च से होगा। ठीक है, साकायरा में जो चैत्र महीना है वो जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग मार्च मंथ में आएगा, 22 मार्च या 21 मार्च से। देखो चैत्र वन ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन साकायरा करस्पॉन्ड्स टू 22 मार्च और 21 मार्च ऑफ द जॉर्जियन कैलेंडर इन नॉर्मल ईयर्स ऑफ 365 डेज। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू बुद्धिस्ट हिस्ट्री। ऑलरेडी हमने बताया है कि बुद्धिज्म फेवरेट टॉपिक UPSC का। ठीक है, बुद्धिज्म पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। पेयर दे दिया, पूछ रहा है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। पहला क्या है, टाबो मोनास्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स स्पीति वैली, सही है, फर्स्ट सही है, यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है, लहोत्सव लखांग जंस्कर वैली, ये गलत है। लहोत्सव लखांग जंस्कर वैली में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर रीजन में, किन्नौर रीजन में। ठीक, सेकंड गलत है, सेकंड गलत है। थर्ड देखते हैं, अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख, ये भी सही है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, आंसर हमारा सी हो गया। देखो टाबो मोनास्ट्री स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में, लहोत्सव लखांग टेम्पल ये कहाँ है, नाको विलेज इन कन्नौर रीजन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड इन अलची विलेज ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख,
समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट दे रखा है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है देखते हैं। बीजक इज कंपोजिशन ऑफ टीचिंग ऑफ सेंट दादू दयाल, गलत। ये कह रहा है बीजक सेंट दादू दयाल की टीचिंग है, नहीं, बीजक कबीर दास की टीचिंग है, ठीक। सेकंड क्या है, फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग प्रपोनेटेड बाय माधवाचार्य, ये कह रहा है माधवाचार्य के द्वारा जो पुष्ट मार्ग की फिलॉसफी है वो प्रपोनेट किया गया था, नहीं। पुष्टि मार्ग की फिलॉसफी किसके द्वारा किया गया था, वल्लभाचार्य द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ गलत है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखो, बीजक कलेक्शन ऑफ आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ कबीर, कबीर के आइडियाज और टीचिंग का कलेक्शन है क्या, बीजक। सेकंड भी इनकरेक्ट है, वल्लभाचार्य फिलोसफी केम टू बी नोन एज पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य की फिलोसफी को फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग कहते हैं, ठीक है। जिनको और क्या कहते हैं, अचिनित भद्र भी कहा जाता है, वल्लभाचार्य को और क्या कहा जाता है, अचिनित भद्र, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, कम्युनिटी ऑफ पीपुल कॉल्ड मंगनियार्स, मनगनियार्स इज वेल नोन फॉर, ये कह रहा है जो मनगनियार्स हैं वो किस लिए जाने जाते हैं। देखो, मनगनियार्स ये ये कहाँ के ट्राइब्स हैं, कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान एरिया में, ठीक है। और ये किस लिए जाने जाते हैं, म्यूजिकल ट्रेडिशन के लिए, नॉर्थ वेस्ट एरिया में म्यूजिकल ट्रेडिशन के लिए राजस्थान एरिया जो है, ठीक है। तो मार्शल आर्ट इन नॉर्थ ईस्ट में नहीं, नॉर्थ वेस्ट में पाए जाते हैं, म्यूजिकल ट्रेडिशन नॉर्थ वेस्ट, हाँ आंसर बी होगा। देखो, कम्युनिटी ऑफ पीपुल कॉल्ड मनगनियार्स वेल नोन फॉर देयर म्यूजिक ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में म्यूजिक ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं, कौन, मनगनियार्स, ठीक। ये कौन है, मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ हेरिडिटरी म्यूजिशियन हु लिव इन डिजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान एंड पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी ग्रुप के लोग हैं ये, जो कि कहाँ पे रहते हैं, डिजर्ट रीजन राजस्थान और पाकिस्तान में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज दे दिया, पूछा क्या है, विच वन ऑफ द अबव हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज और लैंग्वेज बाय गवर्नमेंट, कुछ लैंग्वेज के नाम दे दिया, कह रहा है इनमें से किस लैंग्वेज को एज अ गवर्नमेंट द्वारा एज अ क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। गुजराती नहीं, गुजराती क्लासिकल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर किया गया सरकार द्वारा, पहला नहीं होगा। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ, तीसरा होगा तेलुगु, कन्नड़ भी है, कन्नड़ सरकार द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, तो आंसर सी होगा, सेकेंड एंड थर्ड। देखो, बोथ कन्नड़ एंड तेलुगु हैव बीन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट, गुजराती हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 6 क्लासिकल लैंग्वेज है हमारी कंट्री में, कौन कौन से, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। ऑल द क्लासिकल लैंग्वेज आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी क्लासिकल लैंग्वेज है वो कहाँ पे मेंशन है, हमारे संविधान के 8th शेड्यूल में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी के 6 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन उसमें नहीं है, देखते हैं। मीमांसा, मीमांसा तो है ही, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो कुछ चीज़ें तो याद ही करनी होगी, जैसे मीमांसा, वेदांता, न्याय, ये सब तो है ही, ठीक है। तो मीमांसा, न्याय ये भी है, लोकयता एंड कपिला ये नहीं है, सांख्य योग ये भी है, तो आंसर हमारा सी हो गया, क्योंकि पूछा कौन सा नहीं है, 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी का पार्ट कौन सा नहीं है, तो आंसर सी, लोकायता एंड कपालिका। देखो, लोकायता एंड कपालिका नॉट पार्ट ऑफ दिस 6, लोकायत refers to the Indian materialist school of thought, ठीक, that originated in ancient India, while Kapalika is a tantric sect that emerged in medieval India, ठीक है। तो कपालिका और लोकायता ये दोनों इंडियन फिलोसफी के 6 पार्ट्स में से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है, नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते, हमें पता है इंडिया का नेशनल मोटो क्या है, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन क्या पूछा है, ये एम्बलम जो है सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है, तो ये स्टैटिक पोर्शन में आप लोग देखेंगे, मुंडका उपनिषद, सत्यमेव जयते का जो एम्बलम है वो कहाँ से लिया गया है, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। देखो, सत्यमेव जयते का मतलब क्या है, ट्रुथ एलोन ट्रम्प्स,
It is taken from Mundaka Upanishad. Mundaka Upanishad listed as number 5 in list of 108 Upanishads of Hinduism. सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? ट्रुथ एलोन ट्रुम्स. इट इज टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद. तो ये बस ध्यान रखिएगा, मुंडका उपनिषद से लिया गया है. ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, व्हाट इज कालारिपयतु? कालारिपयतु का क्या मतलब है? देखो, ये एक साउथ इंडिया का ट्रेडिशन है. क्या? मार्शल आर्ट का. साउथ इंडिया का मार्शल आर्ट का ट्रेडिशन है. ठीक है, क्या? कालारिपयतु. देखते हैं. एंशियंट इंडिया भक्ति कल्ट ऑफ सेविज्म, नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है. एंशियंट इंडिया स्टाइल ब्रोंज एंड ब्रास वर्क से भी नहीं है. एंशियंट इंडिया फॉर्म ऑफ डांस एंड ड्रामा, नहीं. एंशियंट मार्शल आर्ट, हाँ. लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, हाँ. साउथ इंडिया के मार्शल आर्ट से रिलेटेड है क्या? कालारिपयतु. देखो, कालारिपयतु विच ओरिजिनेटेड इन प्रेजेंट डे केरला is form of Indian martial art known as Kalari. It has a rich history and is considered to be the oldest surviving martial art in India. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 2014 में भी पूछे हुए क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया. अब हम 2015 के क्वेश्चंस को देखते हैं. देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग वॉज मेड अर्लीस्ट. पूछ रहा है इनमें से सबसे पहले कौन बनाया गया था, मतलब इन चारों में से पहले कौन बना था. तो एक एक करके पहले देखते हैं टाइमलाइन सबका. ठीक है, लिंगराज टेम्पल, ये है ना, लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, ये कब बना था? अप्रॉक्स 11th सेंचुरी में. ठीक, 11th सेंचुरी AD में बना था. फिर रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ये अशोका के रेन में बना हुआ था. किसके रेन में? अशोका के रेन. अशोका का रेन कब था? 270 अप्रॉक्स, 270 से 231 BCE में. ठीक. थर्ड क्या है? रॉक कट मॉन्यूमेंट महाबलीपुरम, ये कब कंस्ट्रक्ट हुआ था? अप्रॉक्स 7th सेंचुरी AD में. और लास्ट क्या है? वाराह इमेज एट उदयगिरी, ये क्या था? 5th सेंचुरी AD में. अब देखो, इन चारों में से सबसे पहले कौन सा है? ये ना, ये BCE में है, बाकी सब AD में है. तो आंसर हमारा ये हो जाएगा रॉक कट एलिफेंट एट धौली, जो कि अशोका के टाइम में बनाया गया. देखो, रॉक कट एलिफेंट situated in Dhauli, constructed during the reign of Ashoka, who ruled from 272 to 231 BCE. On the other hand, Lingaraj temple built in 11th century AD, rock cut monument Mahabalipuram constructed during 7th and 8th century AD. वहीं पर वाराह इमेज कब बनाया गया था? 5th century AD में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये कह रहा है कलमकारी पेंटिंग रिफर्स टू. कलमकारी पेंटिंग किससे रिफर करता है? तो ये साउथ इंडिया में जो डायरेक्टली हैंड पेंटेड पेंटिंग होती थी उनसे. ठीक है, देखते हैं. हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, हाँ. कॉटन की टेक्सटाइल पे जो हाथ से डायरेक्ट पेंट किया जाता था साउथ इंडिया में, उसको क्या कहते हैं? कलमकारी पेंटिंग कहा जाता है. देखो, this particular cotton textile made in आंध्र प्रदेश and is either hand painted or block painted. हाथ से डायरेक्ट, मतलब हाथ का छाप उस पर ऐसे, मतलब हाथ में कलर लगा करके डायरेक्टली उस पर छाप मारा जाता था, या फिर ब्लॉक से, जैसे जो लकड़ी का ऐसे छोटा छोटा ब्लॉक होता है, इस पर डिज़ाइंस बना करके इसको कलर में डुबा करके डायरेक्ट कॉटन पे उसको लगाना. ठीक है, उसी को क्या कहते थे? कलमकारी पेंटिंग कहा जाता था. ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा. अभी पीछे हमने देखा सिर्फ और सिर्फ कोशाला मगध, यहाँ पे नंबरिंग भूल गए हैं. 3rd and 4th D अभी हमने पीछे डिस्कस किया. PYQs की रेलिवेंस से समझ में आ गई ना. कोशाला मगध वर द 2 किंगडम्स एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा. ठीक है, जहाँ पे ये जो गांधारा है, ये यहाँ पे बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस आया था, लेकिन अशोका के टाइम पे. ठीक है, अवंती का डायरेक्ट कनेक्शन बुद्धा की लाइफ से नहीं है. पीछे हमने ये डिस्कस किया है. ठीक, चलिए. तो 2015 में भी पूछे हुए क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया. अब हम 2016 के क्वेश्चंस को देखते हैं. ये क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज आर कॉमन टू बोथ हिस्टोरिकल प्लेस अजंता एंड महाबलीपुरम. अजंता और महाबलीपुरम में क्या कॉमन है? डायरेक्ट पूछ लिया. ये 2 हिस्टोरिकल प्लेस अजंता और महाबलीपुरम में कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है? पहला क्या कह रहा है? बोथ वर बिल्ट इन द सेम टाइम पीरियड. यहाँ टाइम पीरियड भूल गया है. एक्चुअली PPT बनाते वक्त कुछ वर्ड्स ऐसे मिस हो जा रहे हैं. ठीक है, तो उसको इग्नोर करिएगा. बाकी तो हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो बता ही दे रहा है.
पहला क्या है, बोथ वर बिल्ट इन द सेम टाइम पीरियड, नहीं, दोनों का सेम टाइम पीरियड नहीं था। देखो ये जो अजंता केव है ये सेकेंड सेंचुरी BCE का बना हुआ है, वहीं पे ये जो महाबलीपुरम है वो 7th to 8th सेंचुरी का है, ठीक है। तो सेम टाइम पीरियड कहाँ हुआ, अजंता सेकेंड का है, महाबलीपुरम 7th 8th का है, तो दोनों सेम टाइम पीरियड नहीं होंगे, ये हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक। सेकेंड क्या कह रहा है, बोथ बिलोंग टू सेम रिलीजियस, ये भी गलत हो गया, सेम रिलीजियस, दोनों में सेम रिलीजियस नहीं है। अजंता किससे रिलेटेड है, बुद्धिस्ट, वहीं पे महाबलीपुरम वैष्णवाइट्स, तो सेम रिलीजियस से रिलेटेड कहाँ पे हुआ, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, जो अजंता और महाबलीपुरम है दोनों क्या है, एक रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो आंसर बी होगा। देखो पहला इनकरेक्ट है, अजंता केव सेकेंड सेंचुरी BCE में बना था, वहीं पे महाबलीपुरम 7th to 8th सेंचुरी में, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, अजंता केव्स किससे डेडिकेटेड है, बुद्धिस्ट, वहीं पे महाबलीपुरम वैष्णवाइट सेक्ट से। थर्ड सही है, दोनों महाबलीपुरम और अजंता किससे हैं, रॉक कट मॉन्यूमेंट के एक एग्जाम्पल हैं, ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे दिया, बुद्धिज्म से रिलेटेड पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा सेंट्रल टू द हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये कह रहा है बोधिसत्वा का जो कॉन्सेप्ट था वो हीनयान सेक्ट, बुद्धिज्म के हीनयान सेक्ट से बिलोंग करता था, नहीं, बोधिसत्वा तो बाद में आया था महायान सेक्ट से, ठीक है। जब बुद्धिज्म जब दो पार्ट्स में बट गए तब ये बोधिसत्वा के ही बेसिस पे डिवीज़न ही हुआ था, ठीक है। तो कौन लेके आया था, महायान, तो पहला हमारा गलत हो गया, पहला गलत हो गया। हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि जो सेकंड ऑप्शन है सही है, बोधिसत्वा इज कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू इनलाइटनमेंट, ये सही है। थर्ड क्या कह रहा है, बोधिसत्वा डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिमेंट बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हमारा बी हो गया, सेकेंड एंड थर्ड। देखो फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म से है, ठीक। बाकी दो स्टेटमेंट सही है। हम नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ एंशियंट इंडिया हैज़ द लव स्टोरी ऑफ सन ऑफ फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, ये कह रहा है शुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनके बेटे की लव स्टोरी किस बुक में मेंशन की गई थी, तो मालविकाग्निमित्र, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, कालिदास जी द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या था, शुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनके बेटे की लव स्टोरी मेंशन की गई थी। देखो मालविकाग्निमित्र, यहाँ देखते हैं, मालविकाग्निमित्र किसके द्वारा, एक संस्कृत प्ले था, किसके द्वारा, कालिदास जी द्वारा, जो कि क्या बताता है, पुष्यमित्र शुंगा के बेटे की लव स्टोरी के बारे में बताता है, ठीक है। ही फॉल इन लव विद द पिक्चर ऑफ एन एक्साइल्ड सर्वेंट गर्ल नेम मालविका, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2016 में भी पूछे हुए क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे, अब हम